नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हम चर्चा कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, यानी पॉलिटी राज व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। और पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी भारत के संविधान के भागों के बारे में, यानी भारतीय संविधान के भाग के बारे में चर्चा की। मूल संविधान में 22 भाग थे, अब आपके कितने हो गए, जैसे 25 भाग जो हो गए हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, अब भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी एक एक भाग लेकर हर एक भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के। तो आज जो चर्चा कर रहे हैं वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 के बारे में, यानी भारत के संविधान के भाग के बारे में। ठीक है भाई, भाग, और किस भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम आज से, भाग 1 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे भारतीय संविधान के भाग 1 का जब हम चर्चा करते हैं तो भाग 1 अनुच्छेद का हम जिक्र करें तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये चर्चा आपको ध्यान होनी चाहिए। यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने जैसे बताया था भी भारतीय संविधान के 25 भाग है वर्तमान समय के अंदर। पहले मूल संविधान में कितने भाग थे, 22। और आज प्रथम भाग का जैसे जिक्र कर रहे हैं, भी कौन से भाग नंबर है 1 का जैसे जिक्र कर रहे हैं। और इस 1 के अंतर्गत आर्टिकल का जब हम जिक्र करते हैं, कितने आर्टिकल जो है वो है 1 से लेकर 4 तक भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके हमेशा क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 का हम चर्चा करें भी, सबसे पहले अनुच्छेद 1 का हम जिक्र करते हैं तो अनुच्छेद 1 में आपको ध्यान होना चाहिए भारत व इंडिया का वर्णन है भी। भारत व इंडिया का क्या है, वर्णन है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए भी। ठीक है, ये भारत व इंडिया का क्या है, वर्णन है। भाग 1 जो है इसमें जैसे जिक्र करते हैं, मैंने कल भी पिछली वीडियो में भी आपको पढ़ाया था भी, भारत एक संघ है। भारत एक संघ है किसका, राज्यों का भी। किसका, राज्यों का, यानी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का जैसे वर्णन करते हैं तो उसका जो वर्णन करते हैं वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 और आर्टिकल का जैसे जिक्र करें 1 से लेकर 4 तक। भारत के संविधान के भाग नंबर 1 के अनुच्छेद 1 का जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें किसका वर्णन है, भारत एक संघ है, राज्यों का भी। भारत एक संघ है राज्यों का, उसमें हमें भारत और इंडिया 2 शब्दों का क्या है वर्णन मिलता है भी, इंडिया और भारत का। आपको ध्यान होना चाहिए, इंडिया जो शब्द है ये ग्रीक लोगों की देन है भी। ग्रीक जो लोग हैं यानी यूनानी जो लोग हैं, यूनानियों की देन है। यूनानी लोगों ने क्या दिया था, हमें इंडिया नाम दिया था भी, ग्रीक जो लोग थे। क्योंकि ग्रीक जो लोग थे ये आपका इंदुस का जैसे जिक्र करते हैं ना, इंदुस। ठीक है भी, आपने पढ़ा होगा इंदुस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे पढ़ते हैं। सिंधु जो नदी है उसी को इंदुस नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भी, और वहां से नाम क्या आया है आपका, भारत का नाम इंडिया, यानी इंडिया नाम। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ग्रीक लोगों की देन है इंडिया का जैसे जिक्र करते हैं। इंदुस से इंडिया बना है आपका, यूनानी लोगों की देन है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। खासकर हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे हम जिक्र करते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद में जैसे आपको क्लियर ये चीज भी होना चाहिए, इंडिया जो शब्द का जैसे हम जिक्र करते हैं, इंडिया जो शब्द है यानी भारत में जनसंख्या का जैसे जिक्र करते हैं, जनसंख्या की जैसे जनगणना करते हैं। शहरी जनगणना जो होती है वो किस नाम से होती है, आपकी इंडिया नाम से भी। यानी भारत का भी हम जिक्र करेंगे भी, भारत भी कैसे नाम पड़ा है, भारत क्यों पड़ा है, क्यों इस नाम से के लिए जाना जाता है। इसके साथ इंडिया, तो सबसे पहले मैंने इंडिया ही लिया था, ग्रीक लोगों यूनानी लोगों की देन थी, इंदुस से नाम आया है, इंदुस वैली सिविलाइजेशन का जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय जैसे जिक्र करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जैसे जिक्र करो आप, अंतरराष्ट्रीय संबंध का जैसे जिक्र करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियां जो होती है, हमारी संधियां जो होती है या समझौते किसी भी तरह के होते हैं, अंतरराष्ट्रीय समझौते जो होते हैं उसमें जो किस शब्द का प्रयोग होता है वो आपका इंडिया शब्द का प्रयोग होता है। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जितनी भी वार्ताएं हमारी होती है, जितनी भी प्रकार के संबंध हमारे हैं, जितनी भी प्रकार की संधियां होती है, समझौते जो होते हैं, बातचीत जो होती है वो किस नाम से होती है, इंडिया नाम से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे भारत का जिक्र करते हैं, खासकर हम पढ़ते हैं ना ग्रामीण जनसंख्या का, आप जैसे जिक्र करते हो ग्रामीण,
ठीक है। खासकर महात्मा गांधी ने भी कहा था भी असली जो भारत है, यानी असली भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है। ग्रामीण जनसंख्या से जैसे जिक्र करते हैं तो वहाँ भारत देश का जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा आपको क्लियर होना चाहिए भारत जो है ये भरत नाम से आया है भी, आपका कहाँ से आया है, भारत। जैसे महाभारत का हम जिक्र करते हैं भी, किसका जिक्र करते हैं, महाभारत। महाभारत पढ़ी है आपने, महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला का जैसे जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करते हैं, दुष्यंत और शकुंतला। तो दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा है, यानी दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही जो भारत का नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया है आपको, इंडिया जो नाम है वो ग्रीक लोगों की क्या है, देन है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो हम पढ़ते हैं वो भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग पढ़ते हैं, यानी भारत एक संघ है किसका, राज्यों का भी, यानी राज्यों का। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो भारत में जैसे आप जिक्र करोगे, भारत में वर्तमान समय का जैसे हम जिक्र करते हैं वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य, 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इनके बारे में मैं एक्स्ट्रा आपको जानकारी दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग का जैसे जिक्र करते हैं 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने धर आयोग का जैसे गठन किया गया था, फजल अली आयोग के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको जैसे भारत एक राज्यों का संघ है, तो हमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि वर्तमान समय के अंदर भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले बच्चे क्या पढ़ते थे, 29 पढ़ते थे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी एक राज्य था, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीनकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है भी। तो केंद्र शासित प्रदेश अब वर्तमान में आपके 8 है, और राज्यों का जैसे जिक्र करते हैं तो राज्य वर्तमान में कितने आपके 28 है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, ये तो अनुच्छेद 1 का जैसे जिक्र कर रहे थे। अब आपको ध्यान होना चाहिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन है। नए राज्यों का जो निर्माण होता है जिसे जिक्र करते हैं, यानी नए राज्यों का जो निर्माण होता है वो किस में आते हैं, आपके अनुच्छेद 2 में भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब राज्य जैसे जिक्र करें, राज्य ऐसे नहीं बनते हैं, राज्यों का जैसे जिक्र करते हैं तो अनुच्छेद 2 का जैसे हम जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद 2 में किसका वर्णन है, नए राज्यों का भी, नए राज्यों का, यानी नए राज्यों का लोकार्पण जो होता है उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में, ठीक है भी। यानी भारत में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों या नए क्षेत्र का, नए राज्यों या क्षेत्रों का जो प्रवेश होता है वो हम पढ़ते हैं, कहां पर पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में से। तो नए राज्यों का उद्भव जैसे पढ़ सकते हैं, उद्भव का जैसे जिक्र करते हैं, या नए क्षेत्रों का क्या होता है, प्रवेश भी, नए क्षेत्रों का क्या होता है, प्रवेश का। ये जानकारी जो पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में। इसके अलावा एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये जो बनते हैं नए राज्य जो बनते हैं वो संसद के द्वारा भी, किसके द्वारा बनते हैं, संसद के द्वारा बनते हैं, और विधि के अकॉर्डिंग यानी कानून के अनुसार बनते हैं। नए राज्य जो बनते हैं वो किसके, संसद के द्वारा बनते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए विधि के द्वारा बनाए जा सकते हैं, वैसे नहीं है किसी मोनोपोली करके किसी भी राज्य को एक राज्य का दर्जा दे दिया जाए या नया राज्य बना दिया जाए, सीमाओं में परिवर्तन किया जाए। संसद के अनुसार होता है, कानून के अंतर्गत होता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ से आपके क्या है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी नए राज्य जो बनते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। ये चीज तो नए राज्य जो बनते हैं, अब नए राज्यों को संघ में प्रवेश किया जाता है, क्योंकि भारत एक क्या है, संघ है। भारत क्या है, एक संघ है, राज्यों का क्या है, एक समूह है। तो नए राज्य प्रवेश कर सकते हैं भी संघ में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग जैसे जिक्र करते हैं। अब आपको क्लियर होना चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का जैसे जिक्र करेंगे, ठीक है भी। अनुच्छेद 3 में क्या जिक्र किया है, अनुच्छेद 3 का जब हम जिक्र करते हैं तो 3 में भी नए राज्यों के निर्माण से भी, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित, यानी नए राज्यों के निर्माण से संबंधित भी अनुच्छेद 3 है आपका। आर्टिकल 3 का जैसे जिक्र करते हैं तो नए राज्यों का निर्माण जो होता है, या जैसे जिक्र करें नए राज्यों जो आपके वर्तमान जो राज्य हैं, वर्तमान राज्यों की सीमाओं व
क्षेत्रफल, ठीक है भी। यानी नए राज्यों के जो वर्तमान जो राज्य हैं, एक राज्य या दो राज्यों से भी क्या है, एक नए राज्य का उद्भव किया जा सकता है। जो वर्तमान राज्य है ना, जैसे हम पढ़ते हैं 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हरियाणा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। किससे अलग होके बना है आपका? पंजाब से। तो पंजाब का ये पढ़ते हैं हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में भी, अनुच्छेद 3 में पढ़ते हैं भी वर्तमान जो राज्य है उनकी सीमाओं क्षेत्र में परिवर्तन करके एक नए राज्य का उद्भव किया जा सकता है। दो राज्यों की भी कुछ क्षेत्र सीमाओं को लेकर भी क्या है, एक नए राज्य का विकास किया जा सकता है। एक चीज तो ये क्लियर होना चाहिए आपका, जैसे जिक्र करते हैं। दूसरा आपको ध्यान होना चाहिए, वर्तमान जो राज्य हैं, वर्तमान राज्य हैं, उनकी सीमा व क्षेत्र, ठीक है, घटाया व बढ़ाया जा सकता है, घटाया व बढ़ाया जा सकता है। ये चीज भी आपको क्लियर, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में जब हम पढ़ते हैं भी वर्तमान जो आपके राज्य हैं उन राज्य के सीमाओं को घटाया भी जा सकता है और सीमाओं को बढ़ाया भी जा सकता है। कुछ जिले जोड़े भी जा सकते हैं या कुछ क्षेत्र उसका घटाया भी जा सकता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में जब हम पढ़ते हैं तो वर्तमान जो राज्य हैं उन राज्यों की सीमाएं क्या करी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है या फिर बढ़ाई भी जा सकती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमाओं में भी क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है। यानी सीमाओं का जैसे मैंने जिक्र किया ना, भी सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 3 क्या पढ़ोगे आप, वर्तमान जो नाम है, वर्तमान नाम जो है इन नामों के अंदर भी परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है भी। यानी वर्तमान जो नाम है उन नामों के अंदर भी क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है। परंतु ये सब करते कौन है, आपको ध्यान होना चाहिए, संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है और विधि के अनुसार करती है भी। क्या करती है? विधि के अनुसार करती है। आपको मैंने कई बार पहले भी इस चीज के बारे में बताया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, किसी भी नगर का नाम बदलना हो तो उस राज्य की विधानसभा क्या है, रेजुलेशन पास करके केंद्र सरकार के पास भेजती है। केंद्र सरकार अगर मानती है तो उस नगर का नाम क्या है, चेंज कर सकती है। जैसे हमने कर्नाटका के, महाराष्ट्र के, कर्नाटका के कई चिकमंगलुरु का जैसे जिक्र सुना था, न्यू मंगलुरु का जैसे जिक्र सुना था। इनके जो नाम परिवर्तित, बेंगलोर को बंगलुरु जो बनाया गया था। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, यानी संसद की अनुमति जरूरी है भी, और विधि के अकॉर्डिंग ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपोर्टेंट। विधि के अनुसार बनाया जा सकता है। संसद का जैसे जिक्र किया था मैंने विधि के अनुसार, तो आपको क्लियर होना चाहिए राष्ट्रपति की अनुमति भी जरूरी है भी। क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति भी जरूरी है भी, ठीक है भाई। राष्ट्रपति की अनुमति लेनी भी जरूरी है। एक चीज ये क्लियर आपको होना चाहिए। अब एक चीज मैं क्लियर करता हूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 का जब हम जिक्र करते हैं, 4 में भी जैसे 4 में भी ऐसे जिक्र करेंगे इनके बारे में, राज्यों के बारे में। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, 2 और 3 जो है, इनके अंदर जो परिवर्तन करना है, ठीक है भी, यानी राज्यों को मतलब बनाना है, नए राज्यों का विकास, नए राज्य जो बनाने हैं, या जैसे जिक्र करते हैं नाम जो परिवर्तन करने हैं, तो इस तरीके के जो कार्य है वो साधारण विधेयक से पास किए जा सकते हैं, ठीक है भी। यानी साधारण, जैसे हम जिक्र करते हैं जम्मू कश्मीर को एक नए यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो विकसित किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, धारा 370-35A जो हटाई गई थी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक साधारण विधेयक से, जिसे अमित शाह का जिक्र करते हैं, राज्यसभा के अंदर एक साधारण विधेयक ले आके राष्ट्रपति की अनुमति लेके धारा 370 को हटाया गया था। यानी राज्य का, देश का जब हम जिक्र करते हैं, देश में जैसे जिक्र करते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, साधारण विधेयक के द्वारा क्या है, ये पास किए जा सकते हैं। ये विधेयक क्या है, बिल जो पास किए जा सकते। इसके अलावा एक चीज आपको याद होना चाहिए, संविधान का जैसे अनुच्छेद 4 में जब हम जिक्र करते हैं भी, भारत संविधान संशोधन करके, भारत संविधान संशोधन करके अपना क्षेत्र विदेशियों को भी दे सकता है। क्या है? विदेशियों को भी दे सकता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी
अगर भारत के अंदर किसी नाम परिवर्तन हो करनी हो, सीमा परिवर्तन करना हो, जैसे क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना हो, उसके लिए तो साधारण विधेयक से क्या है, साधारण विधेयक पास किया जा सकता है। परंतु भारत क्या है, संविधान संशोधन करके अपना जो क्षेत्र है वो दूसरे देशों को या विदेशों को भी दे सकता है। जैसे हम जिक्र करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, भारत ने संविधान संशोधन करके पाकिस्तान को भी कुछ हिस्सा भारत का कुछ क्षेत्र है पाकिस्तान को दिया था। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए बांग्लादेश को भी दिया था भी, ठीक है भी, लगभग मेरे हिसाब से बांग्लादेश 100 जो गांव है वो किसको दिए थे, भारत ने बांग्लादेश को। ये जो कार्य होता है, यानी दूसरे देशों को जो हम अपना क्षेत्र देते हैं उसके लिए क्या करना जरूरी है, संविधान संशोधन करना जरूरी है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि भारत संविधान संशोधन करके अपने क्षेत्र दूसरे देश या विदेशियों को भी दे सकता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। परंतु ऐसे नहीं दे सकता, आपको ये चीज भी क्लियर होना चाहिए भी, जैसे बांग्लादेश को हमने दिए तो हमारी बाउंड्री एक तरह यानी सिद्धि करने के लिए, एक दूसरे देश का सही तरीके से सामंजस्य बिठाने के लिए हमने एक दूसरे देशों ने गांवों का आपस में क्या किया है, आदान प्रदान किया है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर है 1 के अनुच्छेद 4 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है भी। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं हम राज्यों का, जैसे जिक्र कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 1 में, तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को भी, यानी आजाद हुआ 1947 में। उस समय 2 भागों में बंट गया था भारत, ठीक है भी। यानी 1947 में भारत आजाद हुआ, हमें पता है भी भारत आजाद हुआ। आजाद होते ही भारत 2 भागों में बंट गया था। एक था आपका भारत जैसे जिक्र करते हैं, और दूसरा कौन सा था आपका, पाकिस्तान भी। क्या था आपका, पाकिस्तान। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। यानी भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया था, 2 एक अलग अलग देश बन गए थे। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस समय आपको ध्यान होना चाहिए 2 प्रकार के प्रांत थे भी। कितने प्रकार के प्रांत थे, 2 प्रकार के प्रांत थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे प्रांत थे, एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, आपको ध्यान होना चाहिए भी क्या थे, ब्रिटिश प्रांत का जैसे जिक्र करते हैं। ब्रिटिश प्रांत जो थे वो 9 थे भी। कितने थे, ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 9 थे। और दूसरे थे आपके देसी रियासतें भी। क्या थी आपकी देसी रियासतें, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देसी रियासतों का जब हम जिक्र करते हैं तो ये थी 552, ठीक है भी। क्या थी आपकी 552। यानी भारत आजाद हुआ था उसी समय विभाजन का 10 झेल चुका था। भारत और पाकिस्तान 2 अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आए थे, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए भारत में उस समय 2 तरह के प्रांत थे भी। एक तो ब्रिटिश प्रांत थे जिनका मैंने 9 जिक्र किया था, और देसी रियासतें भी थी उस समय। क्या थी, बहुत सी देसी छोटी छोटी रियासतें बंटी हुई थी, और उन रियासतों का एकीकरण करना बहुत जरूरी था, ठीक है भी। तो आपको क्लियर होना चाहिए उस समय देसी रियासतें कितनी थी, 552 थी, और 9 क्या थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे। देसी रियासतों का जैसे जिक्र किया था उस समय आपको ध्यान होना चाहिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी भी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का जैसे जिक्र करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो थी 3 जून का जैसे हम जिक्र करते हैं ना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। तो उस योजना के अंतर्गत जो ये देसी रियासतें थी उनको 3 तरह के क्या दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे, 3 तरह के तथ्य दिए गए थे भी आपको क्या करना है। यानी जो देसी रियासतें थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना ने उनको 3 क्या दिए थे, ऑप्शन दिए थे, ठीक है। 3 ऑप्शन का मतलब था भी उन रियासतों को कहा था भी आप भारत में शामिल हो सकते हो भी, यानी भारत एक संघ है, उस भारत में आप शामिल हो सकते हो, पाकिस्तान में आप शामिल हो सकते हो, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं और स्वतंत्र भी रह सकते हो भी। क्या है, स्वतंत्र भी रह सकते हो। ये जो क्या है कंडीशन रखी गई थी भी, रह सकते हो, ठीक है। यानी लॉर्ड माउंटबेटन योजना ने उन रियासतों को कहा भी आपके पास ऑप्शन है, या तो आप भारत में शामिल हो सकते हो, भारत एक संघ है उसमें शामिल हो सकते हो, पाकिस्तान में आप शामिल हो सकते हो, या फिर आपको ध्यान होना चाहिए जैसे जिक्र करते हैं आप स्वतंत्र भी रह सकते हो भी। आप क्या है, आजाद स्वतंत्र भी रह सकते हो। तो आपको ध्यान होना चाहिए उसमें जैसे हम जिक्र करें उस समय 552 रियासतों में से भी, कितनी रियासतों में से,
552 रियासतों में से जैसे जिक्र करें 552 जो रियासतें थी भी 552 रियासतों में से 549 रियासतों ने शामिल होने की घोषणा कर दी भारत में भी। ठीक है भी, यानी भारत में, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है, यानी 549 जो थी उस समय रियासतें, 552 में से 549 रियासतों ने क्या है, भारत में शामिल होने की घोषणा कर दी। अपना शपथ पत्र भारत सरकार को उस समय तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू को पेश कर दिया। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए 3 रियासतें ऐसी बच गई थी भी। कितनी रियासतें बच गई थी? 3 रियासतें बच गई थी, जिसमें से तीनों का हम जिक्र करें तो एक तो आपकी थी जूनागढ़ भी, क्या थी आपकी, जूनागढ़ का जैसे जिक्र करते हो। दूसरा आप जैसे जिक्र करते हो कश्मीर का, जैसे जिक्र करते हो कश्मीर। और तीसरी जो रियासत थी आपकी कौन सी थी? हैदराबाद थी भी। क्या थी? हैदराबाद। अब 3 ऑप्शन जैसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत दिए गए थे भी, आप भारत के साथ मिल सकते हो, पाकिस्तान के साथ मिल सकते हो, या स्वतंत्र में रह सकते हो। तो अंतरिम जो सरकार थी, अंतरिम सरकार का यही उचित था, अंतरिम सरकार ने यही धारणा थी भी किसी न किसी तरीके से भारत का क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए। और इसी एकीकरण यानी भारत का एकीकरण करने के लिए किसका ये जिम्मेवारी सौंपी गई? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो आपको सबसे पहले तो 552 में से 549 रियासत तो भारत में शामिल हो गई थी, 3 बची थी आपकी जूनागढ़ रियासत का जैसे जिक्र करते हैं। तो जनमत संग्रह के द्वारा भी, जनमत संग्रह, तो जनमत संग्रह के द्वारा इसको भारत में मिला लिया गया भी, यानी जनमत संग्रह के द्वारा इसको क्या मिला लिया गया? भारत में। और आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ का जो राजा था वो कहाँ भाग गया था? पाकिस्तान है भाग गया था। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, यानी किस देशी रियासत का राजा जनमत संग्रह के बाद पाकिस्तान भाग गया था? तो जूनागढ़ रियासत का जो राजा था वो कहां भाग गया था? पाकिस्तान भाग गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़, ये आपको ध्यान होना चाहिए, जूनागढ़ है ये गुजरात में है भी, यानी भारत के किस राज्य में? सभी रियासतों के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भी, छोटी छोटी जो रियासतें थी उन रियासतों के बारे में आप छोटी छोटी जो जानकारी आपको मिले उनके बारे में पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। परंतु उस रियासत का क्षेत्र वर्तमान समय में कहां पर आता है उसके बारे में भी आपको जानकारी हो सकता है। यदा कदा आप वहां पर घूमने जाओ, सपोज करो गिर अभ्यारण्य गुजरात का देखने के लिए जाओ, जूनागढ़ जैसे पर्वत, आप गिरनार पर्वत की आप यात्रा करने के लिए जाओ, या सौराष्ट्र में जैसे जो आप सोमनाथ मंदिर देखने के लिए जाओ, तो वहां पर कौन सी रियासत आपको? जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात का एक जिला भी है। तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया था। जूनागढ़ का राजा था वो कहां भाग गया था? पाकिस्तान भाग गया था। जूनागढ़ वर्तमान समय में गुजरात में है, उसमें भी गुजरात का हिस्सा था। कश्मीर जो है आपको ध्यान होना चाहिए, इसने कहा भी मैं स्वतंत्र रहूंगा भी। क्या रहूंगा? स्वतंत्र रहूंगा। यानी यहां का जो राजा था कश्मीर का उस समय कौन था? राजा हरि सिंह भी। कौन था? राजा हरि सिंह था। और हरि सिंह ने कहा था भी मैं क्या है, आजाद रहूंगा भी, स्वतंत्र रहूंगा। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए अक्टूबर 1947 में जब ये अलग हिस्सा, अलग स्वतंत्र रहने की बात जो कश्मीर की रही थी, तो उस समय पाकिस्तान के कबायली जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान ने क्या कर दिया था? कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था। और राजा हरि सिंह के पास कोई चारा नहीं था, तो राजा हरि सिंह भागकर किसके पास आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना एक शपथ पत्र दिया था भी हम क्या है, भारत के अंदर शामिल होना चाहते हैं, किसी तरीके से पाकिस्तान से हमें बचाओ भी। ठीक है भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में इसको, जम्मू कश्मीर को शामिल कर दिया, परंतु कुछ विशेष अधिकार दे दिए थे भी, जो 2019 तक जो चलते रहे थे, धारा 370 वगैरह, और जो भी आप पढ़ते हो, आप सब जानते हो इन चीजों के बारे में। तो कुछ विशेष अधिकार देके इसको भारत में शामिल कर लिया गया और एक विशेष राज्य का उसको दर्जा भी दे दिया गया। जम्मू कश्मीर भी भारत के अंदर मिल गया था कंडीशन के आधार। हैदराबाद को है, इसको सैन्य, ठीक है, सैन्य कार्यवाही से भी, सैन्य
कार्रवाई, यानी सैन्य कार्रवाई के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को कहां शामिल कर लिया गया, हैदराबाद को भी भारत के अंदर मिला लिया गया था। अभी हैदराबाद भी उसमें रियासत थी, निजाम का जैसे जिक्र करते हैं हैदराबाद के निजाम, ठीक है भी। हैदराबाद बहुत ही सुंदर शहर है, हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत है, गोलकुंडा का किला का जैसे जिक्र करते हैं, एनटीआर गार्डन का जैसे जिक्र करते हैं, सलाजिंग म्यूजियम का जैसे जिक्र करते हैं, हुसैन सागर झील का जैसे जिक्र करते हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जैसे जिक्र करते हैं, यानी सैकड़ों ऐसे पर्यटन स्थल है इसके पास, हैदराबाद के पास। तो आपको ध्यान होना चाहिए हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के आधार पर किसमें शामिल कर लिया गया था, भारत में शामिल कर लिया गया था। तो ये देशी रियासतों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वे कितनी देशी रियासतें थी, कौन कौन से मिल गई थी, किस किस रियासत को किस आधार पर मिलाया गया था। क्योंकि एसएससी का जैसे जिक्र करते हैं या किसी भी राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन का जब हम जिक्र करते हैं या यूपीएससी का जैसे जिक्र करते हैं, तो यहां से आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीपली भी। जैसे मैंने जिक्र किया था ना भी किस रियासत का राजा पाकिस्तान भाग गया था, तो जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ रियासत का राजा पाकिस्तान भाग गया था भी, ठीक है। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, मैंने एकीकरण का जैसे जिक्र किया था, एकीकरण के बारे में दोबारा मैं थोड़ी सी आपको बात बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जैसे हमें जिक्र करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना ने जो कहा था, अभी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भी भारत जो देशी रियासतें थी भी स्वतंत्र रह सकती है या किसी भी देश के साथ मिल सकती है। तो उस समय आपको ध्यान होना चाहिए एकीकरण की बात आई थी भी, किसकी बात आई थी, एकीकरण, यानी भारत को मजबूत करने की बात आई थी भी। यानी अंतरिम जो सरकार बनी थी भारत की, अंतरिम सरकार का एक ही उद्देश्य था भी किसी न किसी तरीके से भारत का एकीकरण किया जाए भी, भारत का क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए। तो एकीकरण करने के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी वो दी गई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी भारत को अखंड भारत बनाने में, अखंड भारत बनाने में जो भूमिका, बनाने में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगर आपको ध्यान होना चाहिए उस समय जो ये देशी रियासतें जो थी, यानी किसी भी तरीके को उनको भारत के अंदर नहीं मिलाया जाता, तो आज भारत की तस्वीर एक अलग तरह की होती भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो एकीकरण या अखंड भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसीलिए इसको भारत का विस्मारक भी कहा जाता है, भारत का विस्मारक कहा जाता है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। विस्मारक आपको ध्यान होना चाहिए, इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था भी, जर्मनी का एकीकरण किया था भी। जर्मनी का एकीकरण करने वाले कौन थे, विस्मारक थे, और भारत का एकीकरण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसीलिए भारत का विस्मारक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है भी, लौह पुरुष भी, ठीक है भी, लौह पुरुष के नाम से, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अखंड भारत के नाम से भी, अखंड भारत बनाने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जिससे जिक्र करते। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर था, यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 का हम जिक्र कर रहे थे। भारतीय संविधान के भाग के नंबर 1 में ये विस्मारक वाला बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है नहीं भी, भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। विस्मारक क्या बला है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, व्यक्ति का नाम है जिन्होंने जर्मनी का क्या किया था, एकीकरण किया है, जर्मनी का एकीकरण। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण आपका चैप्टर था, यहाँ हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग परीक्षाओं के अंदर अलग अलग तरह से इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा है ये जो आपका लेक्चर है आप सब बच्चों को बड़ा अच्छी तरह से पसंद आया होगा, अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई डाउट है आप, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है भी। कमेंट बॉक्स में किसी भी तरीके का डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करें। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आपको ध्यान हो यानी भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे।
1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जिसका गठन किया था, आयोग जो बनाया था, धर आयोग का जैसे जिक्र करते हैं, फजल अली आयोग जो आया था। और भाषा के आधार पर भारत में जो राज्यों का गठन हुआ था, सबसे पहले भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर किस किस तरीके से भारत में नए राज्यों का उद्भव हुआ और भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कड़ी जो आपकी चलती है, उस कड़ी को भी हम पूरा करने का काम करें। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम समापन करेंगे। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।